नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका स्टेनो अच्छा हो सके। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ लम्हे इतना उल्लास देते हैं कि हम उनके पीछे छिपी अपशकुनी आहटों को सुनने समझने में नाकाम हो जाते हैं। 25 फरवरी की वह दोपहर ऐसी ही थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति को सपरिवार भोजन पर आमंत्रित किया था। उस दिन ट्रंप साहब ने भोजन भले ही बहुत न किया हो, पर वह तय समय से बहुत देर तक भारतीय प्रधानमंत्री से गप लड़ाते रहे। इस गपशप में उनकी खूबसूरत पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका और दामाद भी शामिल थे। कूटनीति की रूखी रवायतों से परे पारिवारिक लगने वाली यह चर्चा इतनी लंबी खींची कि अमेरिकी राजदूत द्वारा आयोजित चाय पार्टी का समय बेहद नज़दीक खींच आया। हम लोगों के लिए यह देखना दिलचस्प था कि अमेरिकी अधिकारी हड़बड़ाते हुए वहां मौजूद मेहमानों से निकल चलने का अनुरोध कर रहे थे। तमाम भारतीय उद्योगपति उनके साथ चल भी पड़े थे, पर मोदी और ट्रंप परिवार के बीच बातचीत का सिलसिला कुछ और देर जारी रहा। कूटनीति के आचार व्यवहार से परे यकीनन यह अलग मुलाकात थी। वहाँ बैठे लोगों में यह राय आम थी कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसे रिश्ते पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसा नहीं है कि उस समय देश में सब कुछ सामान्य था। हैदराबाद हाउस से कुल किलोमीटर दूर सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे और विदेशी मीडिया इन्हें काफ़ी तवज्जो दे रहा था। आर्थिक मंदी की आहटें भी फिजा में तैर रही थी, पर सबको यकीन था कि यह एक लंबे सफ़र की अस्थायी रुकावटें हैं। हम इनसे पार पा लेंगे। तब तक कोरोना चीन से बाहर भी अपनी खूनी पंजे फैला चुका था। खुद अमेरिका पर इसकी गिरफ्त बन रही थी, मगर तब तक किसी ने न सोचा था कि हम मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी हुकूमत के दूसरे दौर के दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है सवाल करोड़ों हिंदुस्तानियों की प्राण रक्षा का ही नहीं रह बचा है। अर्थव्यवस्था की भीषण तबाही ने मुल्क की तरक्की के रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। लाखों लोगों को पैदल ही अपने मूल स्थान की ओर लौटना पड़ा है और अब गांवों में उनके समायोजन की दिक्कतें विकराल हो चली हैं। सरकार ने हमेशा की तरह पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश की। महामारियों के आघात बहुअर्थी और बहुआयामी होते हैं। देश के मुख्तलिफ हिस्से में लॉकडाउन 5 लागू होना तय है। वर्तमान हालात में इसका कोई विकल्प नहीं दिखता, पर यह फैसला 2 वजहों से मतिभ्रम पैदा कर रहा है। लॉकडाउन भी महामारी को पूरी तरह रोकने में नाकाम साबित हुआ है और इसकी वजह से लगने वाली आर्थिक चोट
बहुत गहरी हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा कि भारतीय विकास दर 0 से नीचे जा सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी ऐसी ही आशंका व्यक्त की है। मतलब साफ है, हम अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। जब आगे का रास्ता बहुत साफ न दिख रहा हो तो कभी कभी अतीत के पन्ने खंगालने में कोई बुराई नहीं है। हमारे पिछले अनुभव ही आने वाली रणनीतियों को जन्म देते हैं। 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि क्षेत्र पर पूरा बल लगा दिया। उन्होंने केंद्रीकृत योजनाओं और मूल्य नियंत्रण की कमियों को परखा। योजना आयोग की रीति नीति भी बदली गई। अगस्त 1965 में प्रधानमंत्री ने संसद में आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण में ढील देने की बात कही। इसके बाद स्टील और सीमेंट सेक्टर के नियम कुछ नरम भी किए गए। वह तो रुपए का अवमूल्यन भी करना चाहते थे, पर उनके वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी इस फैसले से असहज थे, जो बाद में उनकी रूह सख्ती का कारण भी बना। दुर्भाग्य से शास्त्री जी अल्पायु साबित हुए, पर उनकी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ने उनके दौर की ज़्यादातर नीतियों को जारी रखा और भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए 1966 में रुपए का 57% के करीब अवमूल्यन किया। आगे चलकर उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पुराने राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स भारी विरोध के बावजूद खत्म कर दिया। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने तब तक शास्त्री जी की नीतियों को ही कायम रखा था। हरित क्रांति और तमाम सीमेंट कारखाने इसी दौर की उपज थे। उन्हें 1967 के दुर्भिक्ष से भी निपटना पड़ा था। शायद इतना नाकाफ़ी था। 1979 में भी भारतीय विकास दर 0 के नीचे पहुंच गई थी। 1980 में सत्ता संभालते ही इंदिरा गांधी ने 6 महीने के भीतर नई औद्योगिक नीति बनाई और साथ ही आर्थिक सुशासन, व्यापार व वित्तीय सुधार के लिए समितियों का गठन किया। ऊपर से समाजवादी दिखने वाली सरकार ने कुछ बड़े उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP को नरम किया। दवा, रसायन, चीनी मिट्टी, सीमेंट आदि उद्योगों को बड़े उद्यमियों के लिए खोला। निजी निवेश पर कर रियायतों की घोषणाएं हुई और बिजली सहित तमाम क्षेत्रों के लिए उद्योगपतियों का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अगले ही वर्ष GDP में 6% की बढ़ोतरी हासिल हुई। बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना करते हैं। तमाम विषमताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं हैं। पार्टी और सरकार पर समान पकड़ करे फैसले लेने की कुव्वत, विपक्षियों को किसी भी कीमत पर दरकिनार करने की बलवती आकांक्षा, देश की जनता का विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर पकड़ इन दोनों नेताओं को काफ़ी करीब ले आती है। हालांकि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ा था, पर सफल नेताओं में कुछ गुण तो एक से होते ही हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 6 साल के फैसलों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने आलोचनाओं की परवाह न करते हुए कड़े से कड़े निर्णय किए। अपनी
हुकूमत के दूसरे दौर की शुरुआत भी उन्होंने 3 तलाक, अनुच्छेद 370, CAA जैसे अकल्पनीय और अभूतपूर्व फैसले से की। वह पिछले कार्यकाल के दौरान आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों को गति देने में जुटे थे कि कोरोना की आफत टूट पड़ी। आज जब वह अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह इससे पार पा सकेंगे। इस सवाल के जवाब के लिए आप नरेंद्र मोदी की लंबी सियासी और प्रशासकीय यात्रा पर नज़र डाल देखें। उनके पास इंदिरा गांधी जैसी वंश परंपरा नहीं और न वह नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह की तरह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं। अपनी राह के रोड़े तो सब हटाने की कोशिश करते हैं, पर मोदी ने हर बार अपना समूचा रास्ता खुद बनाया। प्रतिकूल को अनुकूल बनाना उन्हें खूब आता है। तमाम सियासी युद्ध जीतने वाले भारतीय प्रधानमंत्री इस बार कुदरती महामारी के मुकाबिल हैं और इस जंग को जीतने के लिए प्रधान सेवक ने देशवासियों को लिखी पाती में सबके साथ का आह्वान किया है। जनसंवाद से जनित जन विश्वास उनकी ताकत रहा है और वह इस समर को भी उसी के जरिए जीतना चाहते हैं। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।